दोस्तों आज फिर से साधु और शैतान, ये एक और चित्र है दोस्तों। दोस्तों आपने पिछले भाग में राजा और रंक में पढ़ा, नहीं पढ़ी हो तो एक ही कॉमिक्स आगे डाल रखी है, इससे अगली कॉमिक्स अब शुरू करते हैं दोस्तों। चंदन अपने कमरे में पहुंचा, आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि इस समय कमरा खूब सजा संवरा था और स्वच्छ था। वह जिस कूड़ा कबाड़ापन का छूट गया था, वह उस पट्टे ने तो कमरे का हुलिया ही बदल डाला है। लगता है महाराज के पैसे अपने इस कमरे को सजाने संवारने में खर्च करे हैं। सोच रहा होगा कि जब चंदन लौट कर ही नहीं आएगा, यह कमरा उसकी बपोती हो गया है। अपना सामान आदि ठिकाने पर रखने के बाद वह पलंग पर आराम से लेट गया और गंगाधर आ पहुंचा। आह चंदन भाई, कब आए? अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ गंगाधर भाई। कहो भाई, कैसे हो तुम और तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है, और पहले मुझे यह देख रहे हो। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, देख नहीं रहे पहले से मोटा हो गया हूँ। मानना पड़ेगा भाई, वास्तव में मेहनती और नेक हो। एक ही माह में तुम कमरे का नक्शा बदल दिया। आखिर यह सब कैसे कर डाला? यह सब तुम्हारी मेहरबानी से हुआ चंदन भाई। न तुम अपनी जगह पर नौकरी रखते, न ऐसी आराम की ज़िंदगी मिलती। फिर गंगाधर ने उसका सब कुछ कह सुनाया और इस घटना घटी चंदन अपने रईसों से सुन चुका था। लेकिन चंदन गंगाधर को इसका कोई अभ्यास नहीं होने दिया। उसने इसके साथ घटी कहानी का जिक्र पहले जान चुका था। अनजान बनता हुआ बोला, भाई वाह, तुमने जो किया वो मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल किया। मुझे विश्वास है तुम्हारी वजह से मेरे दिन भी अच्छे बदल जाएंगे। क्यों नहीं भाई चंदन, यदि तुम अपने घोड़ों की देखभाल की पूरी निष्ठा से की, वह दिन दूर नहीं जब राजा तुम्हें कोई बड़ा ओहदा दे। हाँ सुनो, कल से तुम अपने घोड़ों का देखभाल का काम संभाल लेना तथा इस बात का पूरा ध्यान रखना, घोड़ों की खुराक में कोई कमी ना आने पाए। अरे अब मैं गया हूँ तो घोड़ों की जरा भी चिंता न करो। आ गया हूँ तो घोड़ उसके बाद दोनों भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। चंदन के तन बदन में इच्छा से और क्रोध की जल रहा था, इसलिए तुरंत उससे नींद नहीं आई। सुअर अब मुझे रोब जमाने का प्रयत्न कर रहा है। बच्चों, ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। और उसी रात जब आकाश में काले बादल छाए हुए थे तो चारों ओर घोर अंधकार छाया था। अचानक बड़े जोर से बिजली कड़की और बारिश आरंभ हो गई। लेकिन राजकुमारी माधवी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। तब वह अपने महल के झरोखे में खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। अचानक उसे कमरे के बाहर निकली और एक राह दानी पर पांव पार करके एक अन्य कमरे में प्रविष्ट हो गई। और उस कमरे के बीचों बीच किसी स्त्री की एक खूबसूरत मूर्ति खड़ी थी। राजकुमारी माधवी ने उसी मूर्ति के सामने खड़ी हुई और दोनों हाथों से पकड़कर बाईं और घुमाने लगी। मूर्ति आसानी से अपनी ओर बाईं ओर घूम गई। उसके घूमते ही पैरों के जमी दो सीढ़ियां दिखाई देने लगी। राजकुमारी माधवी जमी दो सीढ़ियों पर उतरती चली गई। जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त हुई वहाँ एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। माधवी ने दीवार पर टंगी मसाल उतारी और जलाकर सुरंग में आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक बड़े जोरों से बिजली कड़की और गंगाधर की नींद टूट गई। ओह, मौसम खराब है, देखूं रईसों के ने घोड़ों को खुलो में तो नहीं बांध रखा। और गंगाधर उसी समय कमरे से बाहर निकलकर अस्पताल में चल पड़ा। और गंगाधर कमरे से निकला कर बाहर गया था कि एक रिक्शतान उत्पन्न हुआ और राजकुमारी बाहर निकली। ओह प्रिय, मैं जानती थी आज रात तुम लौट आओगी। चंदन, चंदन उठो प्रिय, देखो तुमसे मिलने आई हूँ। अगले ही पल चंदन और ढपड़ा के उठा। और राजकुमारी, तुम इस समय लौट जाओ, गंगाधर कहते हुए
यह भेद कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी माधवी एवं जवान चंदन आर्क काफी समय से एक दूसरे से संबंध चल रहे थे। अगले ही पल हड़बड़ा कर बैठ गया। और राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, गंगाधर, कहते हुए चंदन बौखला कर गंगाधर की तरफ देखा। फिर गंगाधर उसे पलंग में नहीं देखा, सीधा निस्तरता से गहरी सांस लेता हुआ बोला, वह नामुराद गंगाधर कहाँ का? कौन गंगाधर? वही नामुराद जिसने हमारा जीना आराम कर रखा है। उसके बाद राजकुमारी गंगाधर के बारे में सब कुछ बताने लगा। सबको सुनने के बाद राजकुमारी क्रोध से पुकार उठी, तुम चिंता न करो चंदन, मेरे रहते हुए वह तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। कल तुम सुबह देखना उसे कैसा मजा सिखाती हूँ, और उसे अपने मार्ग से हटाने क्या उचित उसे अपने मार्ग से हटाना उचित होगा राजकुमारी जी, वरना किसी दिन हमारे प्रेम में बाधक बन सकता है। समझ में नहीं आता वह इस समय कहाँ गया है। गया होगा नशा करने। अब तुम उसकी चिंता छोड़ो प्रिय, अब और बात करो, मुझे बताओ, देश से वापस कब लौटे? आज ही संध्या। ठहरो, पहले मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। और चंदन ने दरवाज़ा बंद कर लिया और आपस में बात करने लगे। और जब गंगाधर घोड़ों का निरीक्षण करके पश्चात वापस लौटा, कमरे में आती आवाज़ें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे आश्चर्य, इतनी रात गए चंदन किसी स्त्री से बात कर रहा है, दरवाज़ा बंद है। अतः गंगाधर ने सावधानी से खिड़की से झाँका, ये भगवान, यह क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी माधवी राजवी रईसी चंदन के साथ इस समय। मुझे इसी समय चलकर महाराज को खबर करनी चाहिए। यह कमीना चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन अभी वह राजमहल की ओर जाने में कदम बढ़ाए थे कि कानों में साधु बाबा की तीसरी आवाज़ गिरी, बेटा गंगाधर, जीवन में कभी किसी रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना स्वयं ही किसी विपत्ति में फंस जाओगे। साधु बाबा की बात दोनों मेरे लिए लाभप्रद सिद्ध हुई है। मुझे इस मामले में भी खामोश रहना चाहिए और देखना चाहिए कि साधु बाबा के उपदेश से मेरे लिए क्या लाभदायक सिद्ध होता है। जबकि भीतर तुम यहाँ आए काफ़ी देर हो गई है राजकुमारी, तुम्हें जाना चाहिए। वह नामुराद कभी भी यहाँ आता होगा जब हमारे प्रेम की बहुत बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो, मैं चली। कल तुम्हें मालूम हो जाएगा कि गंगाधर नाम का वह कांटा हमारे मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। और फिर गंगाधर छुपकर राजकुमारी को वापस लौटने का इंतजार करने लगा। उसके बाद राजकुमारी जब मिदोस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट गई। अच्छा प्रिय, कल के लिए विदा, शुभ रात्रि प्रिय। और चंदन ने दरवाज़ा की साकल हटाई और पलंग पर चुपचाप लेट गया। जब गंगाधर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली तो देखा, खिड़की से भीतर झाँका। राजकुमारी को भीतर न देखकर चंदन ने आराम से पलंग पर लेटे देखा तो एक बार आश्चर्यचकित हो गया। कुछ सोचने से ओले से दरबार को धकेला, फिर भीतर की ओर खुलता चला गया। आश्चर्य, द्वार खुला है एक बार, यह सब क्या चक्कर है? और राजकुमारी कहाँ गई? दरवाजे से बाहर निकल गई। और गंगाधर ने कुछ सोचकर चंदन को उठाना उचित नहीं समझा, चुपचाप अपने कमरे पलंग पर लेट गया। लगता है इस कमरे में कहीं गुप्त मार्ग है, जहाँ राजकुमारी से आई थी वहीं से चली गई। खैर, सुबह चंदन की अनुपस्थिति में उसे खोजूंगा। और राजकुमारी सुरंग से होकर कमरे में पहुंची जहाँ स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। और कमरे से निकलकर राजकुमारी माधवी अपने कक्ष में पहुंची और बंद दरबार करके बाद बालों को अस्त व्यस्त जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। और उसकी चीख सुनकर राजा जीत सिंह, जिसका शयन कक्ष कमरों बात था, वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। दरवाज़ा खोलो बेटी। और राजकुमारी ने हाँफते हुए दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? पिताजी, अस्तबल का प्रमुख राइस
अभी अभी मेरे कमरे में आया था, मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन मैं जब चीखी तो वह इस खिड़की से भाग खड़ा हुआ। ओह, वह नीच की इतनी हिम्मत! हाँ बेटी, पहरेदारों के रहते उस महल के भीतर कैसे पहुंच गया? मैं अभी रक्षकों और सैनिकों की खबर लेता हूँ। राजा ने तुरंत राजकुमारी की बात पर विश्वास हो गया और उसने नेत्रों में क्रोध की चिंगारी फूटने लगी। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, सुबह दरबार में बुलाकर कठोर दंड दूंगा, और कठोर दंड से काम नहीं चलेगा पिताजी। कल मुझे उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना भोजन नहीं करूंगी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटी, तुम सो जाओ। आह, मेरी योजना कामयाब हो गई। मैं चंदन के बीच का काटा नहीं रह जाएगा। अपने उसके बाद राजकुमारी ने द्वार बंद कर लिया। निश्चिंत होकर बिस्तर पर लेट गई। राजा शयन कक्ष में पहुंचा। उसकी आंखों में नींद उड़ गई थी। कल सुबह मैं गंगाधर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दूंगा। उस कमीने कोई कितना भला समझा, लेकिन उसने आस्तीन का सांप निकला। किंतु उसके दिल में एक आवाज उठी, राजा जीत सिंह, दरबार में समस्त दरबारी मंत्रीगण गंगाधर की मृत्यु का दंड देने का कारण पूछेंगे तो उसे क्या जवाब दोगे? मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, तब तो तुम्हारी बदनामी होगी, तो लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राजा हो तुम पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो क्या करना चाहिए? राजकुमार की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह वास्तव में भोजन नहीं करेगी। बहुत जिद्दी है। एक ही रास्ता है गंगाधर, चुपचाप मौत के घाट उतरवा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, यही करूँगा। सुबह कालिस का कसाई को कहकर उसे मरवा दूंगा, यही ठीक रहेगा। जीत सिंह, उसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुबह कालिस कसाई की से बात करना। और मन ही मन वह निर्णय कर निश्चिंत होकर बिस्तर पर लेट गया। और बहुत रोते ही जीत सिंह उठा और घोड़े पर सवार हुआ और कालिस कसाई से मिलने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा ने कालिस कसाई को दिखाई। एक बकरे को घसीटता हुआ कसाई खाने की ओर ले जा रहा था। वही है कासिल कसाई। अच्छा हुआ मिल गया। आसपास कोई नहीं है, यहाँ बेफिक्र बात की जा सकती है। कालिस कसाई की दृष्टि राजा पर पड़ी और घबरा उठा। अदावर्ज है अन्नदाता, आज सुबह सुबह आपके दर्शन जरूर, दिन कुछ अच्छा गुजरेगा। हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही जा रहे थे कालिस कासिम। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई मुझसे मिलने। यह आप क्या कह रहे हैं हजूर? यदि कोई काम होता था मुझे खास सार को ही बुलवा लिया होता। भला आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? काम ही कुछ ऐसा था। कासिम मियाँ, तुम्हारे पास आना पड़ा, हालांकि राजमहल या अन्य बातचीत नहीं हो सकती। हुक्म करें, यह गुलाम आपकी क्या खिदमत के लिए हाजिर है। आओ पास बाग में चलते हैं, वहीं बातचीत होंगे। यहाँ आसपास किसी को व्यक्ति को हम पर नज़र पड़ सकती है। अच्छा हजूर, अच्छा, जैसी हजूर की इच्छा। और निकटवर्ती बाग में पहुँचे। यहाँ पर कोई नहीं है महाराज, हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, इसलिए बात किसी को कानो कान भनक भी नहीं मिलनी चाहिए। क्या 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 कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ। जो कुछ देर बाद तुम्हारी कसाई खाने में एक व्यक्ति भेजूंगा, वह दुकान के भीतर ले जाकर उसका सिर काट देना, और थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, उसका सिर एक कपड़े में लपेट कर व्यक्ति को दे देना, वह उसे समुद्र में फेंकाएगा। लेकिन नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही और करना। बदले में तुम्हें भूमांगा इनाम दूंगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। किंतु मुझे घबराने की कोई अवस्था नहीं। तुम्हें यह अपराध हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा
अब अपने कसाई खाने में जाओ और व्यक्ति के आने का इंतजार करो। जी आपकी जैसी आपकी आज्ञा अंदाता कासिम कसाई मजबूर मियाँ बरली। और बकरे को खींचता हुआ कसाई खाने की ओर चल दिया। राजा भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और मेरे की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचकर जीत सिंह ने उस समय सैनिक को भेजकर गंगाधर को बुलाया। मेरे लिए आज्ञा है महाराज, क्या आज मुझसे कोई 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 त्रुटि हुई? ऐसी कोई बात नहीं है गंगाधर, दरअसल मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह के कॉल तुम आसानी से कर सकते हो। यदि ऐसी बात है तो हुक्म कीजिए महाराज। विश्वास दिलाता हूँ आपके विश्वास में कोई ठेस नहीं लगेगी। शाबाश, मुझे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई खाने में जाओ। उससे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है और तुम्हें जो चीज़ दे मुझ तक पहुंचा देना। ध्यान रहे इस बात को किसी को पता न चलना चाहिए। निश्चिंत रहे महाराज, मैं अभी गया और अभी आपका काम करके अभी वापस आया। गंगाधर उसी समय पैदल कासिम कसाई की ओर चल दिया। बड़ी अजीब बात है महाराज ने कासिम कसाई जैसे व्यक्ति को विशेष काम पड़ा। आखिर यह राजा मुझे क्या वस्तु देगा? खैर, मुझे भी इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपना काम से काम मतलब होना चाहिए। चलते चलते रास्ते में पेड़ के नीचे साधु बैठे दिखाई दिए, जो बुद्धि और विद्या पर तर्क वितर्क कर रहे थे। बिना विद्या ज्ञान का प्रताप नहीं होता बंधुवर। इस मेरे विचार से बुद्धि से विद्या ही बड़ी है। नहीं, यह गलत है। विद्या बुद्धि से बड़ी नहीं। विद्या वही हासिल कर सकता है जिसमें बुद्धि हो। मूर्ख भी कभी विद्या ग्रहण कर सकता है। गंगाधर उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और वहीं खड़ा होकर वह वाद विवाद का आनंद लेने लगा। तभी एक साधु का ध्यान उसकी ओर गया और बड़े नरम और प्यार भरे स्वर में बोला, बच्चा खड़े क्यों हो? बैठकर इस वाद विवाद का आनंद लो। हाँ हाँ बैठो, हम लोग वाद विवाद का आनंद लो। बहुत अच्छी बातें सुनने को मन शांति और सुख मिलेगा। क्षमा करे महाराज, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा था रुक नहीं सकूंगा, वरना पता नहीं मुझे पर क्या मुसीबत आ जाए। कहकर गंगाधर वहाँ चलने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, साधु द्वारा कही चौथी बात याद आ गई। बेटे, तुम कभी किसी भी आवश्यक काम से क्यों न जा रहे हो? मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उनकी बात ध्यान से सुन लेना। उनकी बात में दुत्कारना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। साधु की बात ध्यान में आते ही गंगाधर उन साधु के बीच बैठ गया और तर्क वितर्क सुनने लगा। और इधर इधर नहाने धोने के बाद चंदन यह जानने के लिए कि गंगाधर राजा ने सुबह सुबह राजमहल क्यों बुलाया है और अभी वापस क्यों नहीं आया लौटा, राजमहल के इर्द गिर्द मंडराने लगा। राजकुमारी ने तो उसे मार्ग से हटाने के लिए जरूर कोई तरकीब लड़ाई होगी, वरना इतनी सुबह महाराज उसे बुलाती। और किससे मालूम करूं उसके साथ क्या भी थी। तभी महल के बुर्ज पर से ही खड़े जीत सिंह की दृष्टि उस पर पड़ी। वो, अरे चंदन, क्यों न इसे ही कासिम कसाई के पास भेज दूं। मूर्ख कासिम ने गंगाधर का सिर लाने में ज़्यादा सरखपाई नहीं करेगा। और एक सैनिक को भेजकर उन्हें तुरंत ही अपने खास कक्ष में बुलाया। महाराज की जय हो, जय जयकार हो। मुझे अचानक कैसे याद किया महाराज? सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई खाने में चले जाओ और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो सामान दे उसे तुम मेरे पास लाना। और सावधान, उसे सामान को खोल कर न देखना, गुस्ताखी मत करना। बहुत अच्छा महाराज। और चंदन कुछ ही देर में कासिम कसाई खाने में जा पहुंचा। अदाबर्ज है कासिम कसाई भाई, अदाबर्ज, तुम कौन हो भाई? अदाबर्ज, कौन हो तुम भाई? मुझे महाराज ने भेजा कासिम कसाई, तुमसे अपनी चीज़ मंगाई है। ओह,
अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। कहकर कासिम कसाई तेजी से कमरे में गंडासे की धार लगाने लगा। और चंदन को कुछ नहीं मालूम था कासिम कसाई ने उसे भीतर ले जाने के लिए क्यों कहा है। वह चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में पहुंचा और सिर दी। कासिम कसाई भी भीतर आ गया। द्वार बंद कर लिया। यह द्वार क्यों बंद कर लिया? ताकि तुम्हें दे सकूं जो कोई देख न सके। ठीक है, मुझे ज़रा जल्दी है अतः महाराज की वस्ती मुझे दे दो। मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। तुम्हारे पीछे अलमारी में पोटली रखी है, उसे उठा लो। और चंदन ने जैसे ही अलमारी की ओर पलटा और कासिम ने सिरताज से गर्दन कपड़े में लपेट कर एक पोटली बना दी। और धड़ को अपने तहखाने के में छुपा दिया और ए हाथ मुंह धोकर एक कुर्सी पर बैठ गया। अब दूसरा आदमी आ जाए तो मेरा पीछा छूटे। और गंगाधर भी अब मन के साथ साधुओं की बातचीत सुन रहा था। एक साधु कहना तो बुद्धि तो विद्या से बहुत फर्क होता है। बगैर बुद्धि विद्या बेकार है। यदि मनुष्य में बुद्धि नहीं तो विद्या का नाश कर देती है। शायद आप लोग मेरी बात को गलत समझ रहे होंगे, लेकिन यह कटु सत्य है। ठहरिए, आप लोगों को एक वाक्य सुनाता हूँ। कहकर साधु ने एक कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है कि एक आश्रम में 5 लड़के अपने गुरुजी से विद्या अध्ययन करते थे। उन 5 में से एक लड़का बुद्धिमान था और चारों विद्या में बढ़कर थे। वे चारों प्राय 5वें यानी बुद्धिमान लड़के की हंसी उड़ाया करते। और कुछ ही दिनों में जब 5 विद्याएं पूर्ण हो गई तो अपने अपने घर की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें 5 को एक विद्या के भगत ने कहा, क्यों न हम अपनी विद्या और चमत्कार चलकर राजा के दरबार में दिखाएं। ठीक है, हम तैयार हैं। हम इसे काफ़ी धन इनाम मिलेगा। मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा बंधुओं। हाँ हाँ चलो, हमें कोई इतराज़ नहीं। वैसे तुम विद्या में पैदल हो, इसलिए तुम्हें कोई खतरा नहीं। और पहले वाले ने व्यंग किया और 5 नगर की ओर चल पड़े। चारों अपनी अपनी विद्या पर गर्व था। बेचारा बुद्धिमान उनके साथ कोई भी विद्या न उसके पास कोई भी विद्या न थी। उसे तो केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा था। मार्ग में बहुत से भयानक जंगल पड़ता था। वह उस जंगल से होकर गुजरे। उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़े, एक अस्थि पिंजर पर पड़ी। अस्थि पिंजर को देखकर उसने एक लड़का बोला, दोस्तों क्यों न राजा के दरबार में अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने से पहले अपनी अपनी विद्या का परीक्षण इस अस्थि पिंजर पर कर ले। वह कैसे? ये बिखरी हुई हड्डियाँ सी की है, इन्हें अपने मंत्रों के प्रभाव से जोड़ता हूँ, तब मैं इसमें ऊपर विद्या मंत्र से मांस चढ़ा सकता हूँ। तब मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से इसके ऊपर नई खाल और बाल चढ़ा सकता हूँ। और मैं इस अवस्था में अपने मंत्र विद्या से प्राणहीन शरीर में पूर्ण प्राण वायु संचार कर सकता हूँ, जीवित कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? आओ हम लोग अपनी अपनी विद्याओं का अस्थि पिंजर पर प्रयोग करें। ठीक है, तुम पहले इसकी हड्डियाँ एकत्रित करो, इसका सही ढांचा बनाओ। किंतु 5वां बुद्धिमान लड़का बोला, नहीं नहीं भाइयों, तुम ऐसा मत करो, वरना यह स्वयं विपत्ति में पड़ जाओगे। अपनी विद्याओं का परीक्षण तुम करना कहीं और किसी और पर कर लेना, लेकिन भगवान के लिए इसी की अस्थि पिंजर पर मत करना। चुप रहे बेगवार, तुझे कोई विद्या नहीं आती, इसीलिए तू हम अपनी विद्या का परीक्षण करने देना। यदि हमारे साथ रहना तो खामोशी से खड़ा रहे, वरना चला जाए यहाँ से। 5वें लड़के ने, जो केवल कुशाल बुद्धि का था, उस बारे में सोचने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की तरह नहीं माने। वे एक ऊंचे और मोटी डाली पर चढ़कर बैठ गया। अब मन में आए, अब भी मान जाओ भाइयों, वरना तुम्हारी विद्या तुम्हारा नाश कर देगी। हाँ डरपोक कहीं का।
और उन चारों ने अपनी अपनी विद्या का अस्थि पिंजर का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। पहले थोड़ी सी मिट्टी जमीन से उठाई और मंत्र पढ़कर इधर उधर बिखरे हुए अस्थि पिंजर पर फेंक दी। देखते देखते जमीन पर बिखरी हड्डियां, सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़नी शुरू हो गई। देखा बंधुओं मेरा मंत्र का चमत्कार, हाँ देखा तुम मेरी विद्या का भी चमत्कार देखो, कहकर दूसरे दूसरे विद्वान ने जमीन में थोड़ी मिट्टी उठाई और मंत्र पढ़कर अस्थि पिंजर पर फेंकी। मिट्टी गिरते ही कपाल मांस मंचा चढ़ने लगा और थोड़ी देर में उसकी सारी हड्डियां मोटी गोश्त पर से ढक गई। वाह भाई, मान गए, लेकिन अब मेरा भी कमाल देखो। जरूर भाई जरूर, जरा जल्दी दिखाओ। तीसरे ने मिट्टी उठाकर मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही सीप की गोश्त पर फेंकी, पलक झपकते ही उसका त्वचा चढ़ गई और उसके सामने सचमुच मृत मृत एक मृत सी पड़ा था। तुम तीनों ने तो अपना कमाल दिखा दिया, अब मेरा कमाल देखो। तुम लोग मान जाओगे कि मैं विद्या में तुम तीनों से श्रेष्ठ हूँ। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। और चौथे ने बड़े ने तीनों के समान थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वही मंत्र पढ़कर मेरे सिर पर फेंकी और मिर्ची तुरंत ही जीवित होकर दाढ़ मार कर खड़ा बैठ गया। और जीवित होते ही सिंह ने जैसे ही अपने सामने चार व्यक्तियों को खड़ा देखा, वह तुरंत ही उन पर वार करा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आह। और देखते ही देखते उन चारों को मारकर उसका मांस खाने लगा। उन चारों को चरकने के पश्चात जीव चाटता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। शायद भगवान ने यही मंजूर था। ईश्वर सचमुच बिना बुद्धि के विद्या व्यर्थ है। यदि यही कारण है कि मेरे अभिन्न मित्रों के मेरे लाख समझाने के बावजूद भी काल की ग्रास बन गई। शेर की नज़रों से ओझल होते ही पेट से उतरा उदास मन अपने घर की ओर चल पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि बिना विद्या का ज्ञान अधूरा है। बगैर बुद्धि विद्या सर्वनाश कर देती है, जबकि बुद्धि किसी न किसी समय आदमी को सर्वश्रेष्ठ बना देती है। कहकर साधु खामोश हो गया। सब साधुओं एक साथ गंगाधर ने भी उसके तर्क सुना और बात संगत समाप्त हो गई और सभी उठकर अपने अपने मार्ग की ओर चले गए। गंगाधर को होश आया। बाप रे, महाराज ने तो मुझे कासिम कसाई की दुकान पर चीज़ लेने भेजा था। कहा था मैं इतना समय क्यों व्यर्थ किया, लगता है आज खैर नहीं। और वह तुरंत ही कासिम कसाई की दुकान की ओर दौड़ पड़ा और कुछ देर बाद कासिम कसाई की दुकान पर, नमस्कार भाई कासिम। नमस्कार, तुम कौन हो? मुझे महाराज ने आपके पास भेजा है, जो वस्तु देनी है मुझे दे दो। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लेकर आता हूँ। और कासिम भीतर चला गया। और कुछ देर बाद कासिम लौटा तो हाथ में पोटली देखी जिसमें चंदन का सिर लिपटा हुआ था। पोटली उस गंगाधर को थमा दी। यह पोटली तुम महाराज को दे देना और हाँ, खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। पोटली लेकर गंगाधर राजमहल पहुंचा। दीवार को अंगूठी दिखाकर रोक टोक महाराज के विशेष कमरे में जा पहुंचा। उस समय राजकुमारी माधवी भी वहीं थी। दोनों गंगाधर को सही सलामत देखकर मन ही मन बुरी तरह बौखला उठे। भूत भूत, तुम यहाँ कैसे? आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो महाराज? मैंने महाराज, आपने ही तो मुझे अपने काम से भेजा था। मैं आपका काम सीधा करके चला रहा हूँ। मुझे कुछ देर हो गई महाराज, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कासिम कसाई आपके लिए पोटली भेजी है। इसमें क्या है? इसमें ठहरिए महाराज, अभी खोलता हूँ। और गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से आचार्य चीज निकली। चंदन का कटा हुआ सर। उफ, अरे बाप रे, सिर नहीं। और राजा ने सारा माजरा सम्मति देने लगी। लगता है चंदन गंगाधर से पहले कासिम की दुकान पर पहुंच गया। आता इसे उसने सिर का काट दिया। महाराज, यह रईस चंदन का सिर है, यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधवी चीखती हुई चंदन के सिर से लिपट कर फूट फूट रोने लगी। मेरे प्रिय, तुम्हें मुझे छोड़कर चले गए। हाय, अब मैं
मैं क्या जानती थी मेरी चाल तुम्हें जान ले लेगी बेटी, यह तुम क्या कह रही हो बकरी हो। तभी राजा जीत सिंह ने दिमाग में तुरंत विचार बिजली तरह रौंदा और म्यान से तरवार खींचकर चीख उठा, माधवी सच सच बताओ यह सब क्या चक्कर है। गंगाधर को तुम क्यों मरवाना चाहती थी, वरना स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर धड़ से उड़ा दूंगा। मैं चंदन से प्रेम करती थी पिताजी, और इसी के कहने पर गंगाधर को मरवाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसी की जान ले ली। मैंने आपसे झूठ बोला था पिताजी। मेरी गंगाधर मेरी इज्जत लूटने मेरे कमरे में आया था। फिर राजकुमारी माधवी की सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी, और सब जानकर महाराज के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आह, मैं क्या करने जा रहा था। एक नेक इंसान को बिना अपराध मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना महाराज, होश में आइए महाराज। तभी राजकुमारी को न जाने कहाँ से खंजर में निकाला और अपने पेट में घोंप लिया। बेटी माधवी, राजकुमारी, आह, यह तूने क्या किया बेटी। पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके दो धोखा दिया। एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए अपनी भगवान, उसकी भगवान ने मुझे सज़ा दी है। अब मेरे प्रेमी को छीन लिया। गंगाधर भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं पागल प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है राजकुमारी जी। और गंगाधर की बात सुनकर राजकुमार ने अंतिम हिचकी दी और गर्दन लुढ़क गई। बेटी बू, राजकुमारी, महाराज मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्या माजरा है। तब राजा जीत सिंह ने रोते रोते सारी बात बताई और भर्राए स्वर में बोले, मुझे माफ़ कर दो गंगाधर, अनजाने में मैं तुम्हें कासिम कसाई के पास मरवाना चाहता था। अगर ऊपर वाला महान है महाराज, तभी तो मैं मार्ग में साधुओं के बीच बैठकर मेरी जान बचा ली। फिर गंगाधर ने कासिम कसाई की दुकान में देर से जाने का कारण राजन को बता दिया। उसके बाद गंगाधर और राजा ने माधवी और चंदन के शवों का विधिवत संस्कार किया, और अगले दिन भरे दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराध समझते हैं हुए भी कोई सज़ा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जब इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ, इसलिए यह घोषणा करता हूँ आज से चक्रदीप का राजपद गंगाधर संभालेंगे। आप सभी अपना राजा स्वीकार करें। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। समस्त दरबारी पहले तो राजा के फैसले पर विरोध किया, लेकिन राजा अटल फैसले के सामने उन्हें झुकना पड़ा। हमें नया राजा स्वीकार है महाराज, गंगाधर अमर रहे, हमें गंगाधर राजा के रूप में स्वीकार है। और उसी समय विधिवत गंगाधर का राजतिलक ताजपोशी कर दी गई। गंगाधर जिंदाबाद जिंदाबाद। और राजपाट गंगाधर के सुपुर्द करने के बाद राजा जीत सिंह सन्यासियों जैसे कपड़े धारण किए और गंगाधर व प्रजा से विदा लेकर तीर्थ पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। और राजपाट संभालते ही लेने के पश्चात गंगाधर को सर्वप्रथम एक पत्र अपने मित्र चंद्रगढ़ के राजा मेघराज को लिखा। उसके बाद घोड़े पर सवार होकर वह साधु बाबा के आश्रम में पहुंचा। देखते ही साधु बाबा ने पहचान लिया और मुस्कुराते बोले, अरे गंगाधर बेटे, आओ आओ। प्रणाम बाबा, आयुष्मान रहो बेटा। कहो इतने दिनों में अचानक कैसे आना हुआ, और खैरियत तो है ना। तब गंगाधर ने बीच बीच की घटी सभी घटनाएं वर्णन करते हुए उन्हें अपने राजा बनने की सारी कहानी सुनाई। अंत में बोला, महाराज आपकी दी शिक्षा से मेरा संपूर्ण जीवन बदल गया। कहाँ मैं रंग था और कहाँ राजा बन बैठा। लेकिन अब समय आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। अवश्य पूछो, क्या पूछना चाहते हो। यदि मैं आपके एक साधु होते हुए भी मुझसे उपदेशों के पैसे लिए, उस उपदेश मुझे वैसे भी दे सकते थे। सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें उस मुफ्त में बता देता तो तुम यह भूल जाते कि मुफ्त में कोई चीज़ ज़्यादा समय किसी का दिमाग में नहीं रहती, और यदि उसका न ही उसका विश्वास करता है। इसलिए जब किसी छोटी से छोटी चीज़ के लिए अथवा
बात के लिए किसी को धन गंवाना पड़ता है तो वह हमेशा याद रहती है। इसलिए मैंने 5 उपदेशों के 500 रुपये लिए थे, ताकि मेरी कई बातें हमेशा याद रखें और तुम उन पर अमल करो। सच बाबा, आप सचमुच मानो, मेरे मन की बात में चुभन पैदा कर रही थी कि, लेकिन अब मैं संयत साफ हो गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, तुम्हारा भला हो करे। लो 500 रुपये भी लेते जाओ। गंगाधर रुपये लेने से काफ़ी आनाकानी की, लेकिन साधु बाबा ने बार बार कहने पर उसे रुपये लेने ही पड़े। रुपये लेकर वह राजमहल चल दिया। जब वह चंद्रगढ़ के राजा मेघराज के गंगाधर का पत्र प्राप्त हुआ तो उसे पढ़कर आश्चर्य में पड़ गया। तभी प्रधानमंत्री विजय वहां आ पहुंचे। क्या बात है महाराज, किसका पत्र है? आप इतने अधिक व्याकुल हो रही हो। यह पत्र चक्रम से मेरे यह पत्र चक्रद्वीप से मेरे पास आया है। मित्र गंगाधर का भेजा है। लिखा है कि तुम्हारे साथ उसके परिवार को लेकर पत्र चक्रद्वीप की राजधानी वीरगंज में पहुंच जाऊं। अरे, यह तो परेशान होने की क्या बात है महाराज। भगवान की कृपा, जरूर चक्रद्वीप का राजा या कोई अच्छी सी नौकरी लग गई होगी, इसलिए हमें सबको बुलाया है। आप ठीक कहते हैं, कल ही सुबह वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। सफ़र की तैयारी की जाए। गंगाधर के परिवार को भी साथ लिए सूचित कर देता हूँ। जो गया। और अगले दिन भोर होते ही राजा मेघराज गंगाधर की बीवी और मंत्री के साथ सवार होकर वीरगंज की रवाना हो गए। सांझ होते होते वीरगंज पहुंच गए। और जब यह गंगाधर के द्वारा लिखे पत्र को देखा, राजमहल के दरबार में खास पर पहुंचे तो सिंहासन पर राजा के रूप में गंगाधर को बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, स्वामी, पिताजी गंगाधर, मित्र, ओह सेठ गंगाधर। और गंगाधर ने तुरंत ही सिंहासन से उठकर वीरभद्र को सीने से लगा लिया और पत्नी गंगाधर के पैर छुए। सब ने मिलने के बाद गंगाधर पत्नी और बच्चों समेत अपने मित्र राजा मेघराज और मंत्री को आदर के साथ अपने बराबर के सिंहासन पर बैठाया। और राजा अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और बोल उठे, मित्र गंगाधर, अब मैं तुम्हें उत्सुकता नहीं रोक पा रहा हूँ कि तुम चक्रवर्ती के राजा बताओ ना, आखिर यह सब कैसे चक्कर हुआ? चक्कर क्या है? आखिर तुम यहाँ रंग से राजा कैसे बन गए? तब गंगाधर ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर महामंत्री विजय प्रशंसा भरे स्वर में बोले, महाराज, मैं ना कहता था भगवान जो करता है भले के लिए करता है। अब देखना ना, अगर आपके मित्र गंगाधर की धन संपत्ति नष्ट न होती तो यह व्यापार न करने के लिए प्रदेश के लिए रवाना न होती। और न ही मार्ग में साधु मिलते और न ही इन्हें उपदेश देता और न ही यहाँ का राजा बनते, न ही भगवान, यह ना सब भगवान की इच्छा। ठीक कहते हो महामंत्री जी, यह सब घटनाएं वास्तव में हमारी आंखें खोल दी। आज से हम भगवान की अस्तित्व पर अच्छा और अस्वीकार नहीं करेंगे। जो भी चाहेगा उसी में प्रसन्न रहेंगे, चाहे वह दुख में रखे चाहे सुख भी। समाप्त दोस्तों।